हाँ दादी, ये तो है। बड़ी माँ तो अभी भी भाभी के पीछे ही पड़ी है। पता नहीं क्या दुश्मनी है उनकी भाभी से। उन्हें तो भाभी को सपोर्ट करना चाहिए। भाभी तो उनकी हर एक बात को चुपचाप सहन कर लेती है, उन्हें कभी जवाब भी नहीं देती। और अब तो मम्मी भी बड़ी माँ के कान भरती रहती हैं। इन सब के बीच में कर भी तो क्या सकती हूँ मैं। रीमा उदास होते हुए बोली तो दादी ने रीमा को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, टेंशन मत लो। जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, भगवान भी उनके साथ अच्छा ही करते हैं। तो फिक्र न कर, भगवान प्राची की रक्षा करेंगे। दादी ने कहा तो रीमा मुस्कुरा दी। वो भी जानती थी कि प्राची की जिंदगी बस से बदतर बनने वाली है आज बुआ जी के आने के बाद। प्राची को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा, पर वो भी क्या कर सकती थी। ठीक है दादी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही मान लेती हूँ। ये कहकर रीमा वहां से चली गई। दूसरी ओर अमन भी ऑफिस पहुंच चुका था और लवली, जो कि आयशा की चालाकी की वजह से यहाँ आई हुई थी, वो अपना प्लान दिन भर का कामयाब करने पर जुटी हुई थी। अगला प्लान कामयाब करने के लिए उसने अपनी चाल पूरी तरह तैयार कर ली थी। लवली मैडम, सर इज कॉलिंग यू। पियून ने डिपार्टमेंट में बैठी लवली की ओर देखकर कहा। मैं अभी आती हूँ, लवली ने जवाब दिया और अपने फोन से किसी को मैसेज ड्रॉप कर दिया और अपना फोन टेबल पर रखा और फिर अंदर अमन के केबिन की ओर रवाना हो गई। आपने मुझे बुलाया? लवली अमन सर के केबिन में एंटर होते हुए बोली। हाँ लवली, मैंने तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक फाइल दी थी ना? अमन ने लवली की ओर देखकर कहा। जी सर, आपने मुझे फाइल दी थी, पर मैंने वो वापस कर दी थी मिस रुचा को। ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक दूसरी फाइल दे रहा हूँ जिसका तुम्हें एक न्यू फाइल का पूरा डेटा कॉपी करके मुझे देना है। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम डिजाइनिंग भी काफी अच्छी कर लेती हो। जी सर, वो तो बस ऐसे ही, लवली ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी पिक देखी है, काफी अच्छी कर लेती हो तुम डिजाइनिंग, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग तुम ही करो। सर बट मैं कैसे? लवली कुछ सोचते हुए बोली। इट्स नॉट माई रिक्वेस्ट, इट्स माई ऑर्डर, अमन ने कहा तो लवली फाइल लेकर आने लगी। दूसरी ओर लवली अपना फोन अपनी टेबल पर छोड़कर आई थी तो वो बार बार वाइब्रेट हो रहा था, जो आसपास के लोगों का ध्यान बार बार भटका रहा था। रूपल ने भी जब फोन वाइब्रेट होते हुए बार बार देखा तो वो अपनी जगह से उठी और लवली का मोबाइल उठाकर फोन काटने लगी। पर लवली के फोन पर उसने आयशा का नंबर देखा तो उसे हल्का सा शक हुआ। वो भी आयशा की कॉल रिसीव करके उसकी बातें सुनना चाहती थी। पर इतने में लवली ने आकर उसके हाथों से अपना फोन चुरा लिया और उसे गुस्से में बोली, हाउ डेयर टू टच माई फोन, हाँ? Excuse me, I know I have no rights, but your phone call have been vibrating since so long, so I came here to put the call. Okay, whatever. But आगे से ध्यान रखना, किसी का फोन छूना बहुत ही बैड मैनर में आता है, समझी तुम? पता तो मुझे बहुत कुछ है। इतना कहकर रूपल अपने डिपार्टमेंट में बैठ गई और खुद में बड़बड़ाने लगी। ये लड़की कुछ तो चाल चल रही है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? कहीं ये आयशा से मिली तो नहीं है? मुझे पता लगाना होगा, मुझे कैसे भी करके सारी चीजें पता लगानी होंगी। ये सोचकर रूपल ने अपना फोन उठाया और दिव्यांशी को फोन करने लगी। 2-3 कॉल के बाद जब दिव्यांशी ने कॉल रिसीव की तो रूपल एकदम से ऊंची आवाज में बोली, कब से कॉल लगा रही हूँ तुम्हें? मैं बिजी थी, बोलो क्या काम है तुम्हें? दिव्यांशी ने भी ऐड के बोला। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं यार, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? दिव्यांशी ने फिर झड़क कर कहा तो रूपल कुछ सोच के बोली, वो मुझे कुछ बताना था कि आयशा नई चाल चल रही है। आयशा क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर फालतू की बातें करने के लिए मुझे कॉल मत किया करो। दिव्यांशी ने गुस्से में इतना कहा और फिर फोन काट दिया। इस लड़की को हुआ क्या है? ये क्यों इतने गुस्से में रहती है? सब ठीक तो है ना? कहीं राघव से तो इसकी, हाँ हो सकता है राघव से ही किसी बात पर ये ऐठी होगी। पर राघव क्या करे, वो बेचारा इतनी मेहनत तो कर रहा है, इतना तो मानता है, इतना तो वो किसी की बात नहीं सुनता है जितनी इसकी सुनता है। खैर मैं अपने काम में लग जाऊं, वरना अमन सर देख लेंगे तो पक्का गुस्सा होंगे। इतना कहकर रूपल काम में लग गई। राघव प्राची से बात करने पर विवश हो गया था। उसे दिव्यांशी को बचाने के लिए आयशा की बात माननी ही थी। उसी को ही बचाने के लिए उसने आज पहली कोशिश कामयाब की। उसने एक अनजान नंबर से प्राची को कॉल किया। प्राची अभी अभी ही अपने कमरे में आई हुई थी आराम करने के लिए। तभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा। कॉल रिसीव करके प्राची हल्की सी आवाज में बोली, हेलो।
हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो प्राची, कैसी हो तुम? कौन बोल रहा है? होगा कोई तुम्हारा आशिक? चुपचाप बताओ कौन बोल रहा है। कहा ना, होगा कोई आशिक, तुम जिससे इतनी मोहब्बत करती हो। मैं जितना कहा है उतना जवाब दो, कौन बोल रहा है, वरना मैं फोन काट दूंगी। फोन काटने की धमकी किसे देती हो मैडम? काटना है तो काट दो, पर हमने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर निकाला है। हम आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिनों से हम आपके पीछे पड़े हैं, जब जाकर आपका नंबर हाथों में पड़ा है। शट अप, तमीज में रहो, और कौन बोल रहा है इतना बता दो, वरना मैं फोन काट दूंगी। फोन काटना है तो काट दीजिए। मैडम, बार बार धमकी मत दीजिए, हम तो आपको यूं नहीं छोड़ेंगे। राघव ने अपनी आवाज बदल कर कहा। तो प्राची ने गुस्से में फोन काट दिया। अभी फोन कटा ही था, इतने में रीमा उसके कमरे में आई और बोली, भाभी भाभी, बुआ जी आ गई है और मम्मी आपको नीचे बुला रही है। हाँ, मैं आती हूँ, प्राची ने एक थकी आवाज में जवाब दिया और फिर अपने बेड से उठकर खुद को आईने में निहारने लगी। क्या से क्या हो गई थी प्राची की हालत। उसने भले ही अपने सपने के लिए अमन को प्यार किया, लेकिन अब अपनी जिंदगी में वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहती थी। घर की जिम्मेदारियों ने उसे पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। घर की सारी जिम्मेदारियां अमन की मम्मी ने जानबूझकर उसके कंधे पर लाद दी थी, ताकि वो किसी और काम में अपना मन ना लगा पाए और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ना सोच पाए। पर वो जानती थी उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना है, और वो कर भी पाएगी। वो भले ही अमन के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करके बहुत खुश थी, पर उसे अपना सपना भी तो पूरा करना था। उसको अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत जल्द अमन से बात करनी थी। खैर यार, अभी नीचे जाऊं वरना मम्मी चिल्लाएगी। ये सोचकर प्राची नीचे हॉल में आई। हॉल में अमन की मम्मी, अमन की चाची, रीमा दादी, सब लोग मौजूद थे। प्राची हॉल में आके खड़ी हो गई तो अमन की मम्मी ने उसे इशारों में बुआ जी के पैर छूने के लिए कहा। बुआ जी सोफे पर बैठी हुई थी, जिनके हाथ में तुलसी की माला थी और बदन पर सफेद साड़ी। उनके चेहरे पर लगा 4 फुट का टीका, जो लग रहा था कि वो भगवान में कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हैं। प्राची ने उनके पैर छुए तो उन्होंने अपने पैर पीछे करते हुए कहा, संस्कार नहीं दिए क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें? हाँ, तुम इस घर की बहू हो, सिर पर पल्ला रखकर पैर छू, इतना तो सिखाया होगा ना तेरे घर वालों ने। बुआ जी की बात सुनकर प्राची ने अमन की मम्मी की ओर निगाहें फेरी और अमन की मम्मी फिर से इशारा करते हुए बोली, सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? सिर पर पल्ला करो। मम्मी की आवाज सुनकर प्राची को हल्का बुरा लगा, लेकिन फिर वो अपने सर पर पल्लू करके बुआ जी के पैर छूने लगी। अब आगे क्या होगा? बुआ जी आ गई हैं घर में, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। पता चलेगा आपको थोड़ी सी देर में। अगले